हेलो दोस्तों, आप सबका एजुकेशनल प्लेटफॉर्म गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम रीजनिंग के इम्पोर्टेंट सेट नंबर 10 को डिस्कस करेंगे, जो हमारे होने वाले रेलवे के सभी एग्ज़ाम और एसएससी के सारे एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सेशन को। ओके, देखिए आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो नंबर सीरीज से है। इसमें जो संख्याएं हैं, अगर हम दोस्तों संख्याओं को देखें तो देखिए ये संख्याएं कहीं ना कहीं एक दूसरे के पास पास है। तो ऐसे सीरीज में हम क्या करते हैं कि जब संख्याएं पास पास में होती है तो हम उनका डिफरेंस निकाल के चेक करते हैं। डिफरेंस मतलब कि हम उनका अंतर निकालेंगे और चेक करेंगे कि ये संख्याएं कैसे बन रही है। ओके, तो चलिए देखते हैं। अगर 11 से हम 21 की बात करें तो यहाँ पे 10 का डिफरेंस हो जाएगा। 21 से अगर 16 की आप बात करो तो -5 का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे +10 का डिफरेंस हो रहा है। फिर 16 से 26 की अगर हम बात करते हैं तो फिर +10 का डिफरेंस यहाँ पे हो रहा है। तो दोस्तों देखिए, पैटर्न हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे +10 है, -5 है, +10 है। तो क्यों ना हम अगर यहाँ पे -5 करके चेक करें एक बार, तो आप -5 कर दो 26 से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह हो जाएगा 21। और इस पैटर्न को अगर हम चेक कर लेते हैं तो -5 के बाद फिर +10 कर लें तो देखिए 31 आ रहा है। यानी कि जो है हमारा ये पैटर्न है सेटिस्फाई कर रहा है इस क्वेश्चन को, इस पैटर्न को। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा, 21। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जैसे JR को 11 लिखा जाता है, KT को 16, VM को 22 और W को 27 से संबोधित किया जाता है, तो उसी प्रकार का है कि DS 18 को निम्नलिखित में से किससे संबंधित किया जाएगा। ओके, चलिए समझते हैं पैटर्न को। अगर हम JR 11 की बात करते हैं, देखिए JR 11 से क्या बना है संख्या, KT 16। ओके, तो देखिए J के बाद अगर हम देखें तो J के बाद क्या होता है, तो J के बाद आता है हमारा K आता है। J के बाद हमारा K आने वाला है, यानी कि +1 यहाँ पे जो है J में ऐड हुआ तो K आ गया। और R के बाद अगर हम T की बात करें तो R के बाद S और T, यानी कि यहाँ पे +2 ऐड हो रहा है। J में +1 ऐड हुआ, उसी तरह जो R है यहाँ पे +2 ऐड हुआ तो T हो गया। T नहीं हो गया, T हो गया। J में हमने +1 ऐड किया तो K हो गया, और R में अगर हमने +2 ऐड किया तो T हो गया। उसी तरह 11 से 16 का मतलब कि यहाँ पे +5 ऐड हुआ है। तो हमें यहाँ से पैटर्न समझ में आया कि जो पहली संख्या है J, वहाँ पे 1 ऐड हुआ, जो R है वहाँ पे हमने 2 ऐड किया, और जो 11 जो संख्या है उसमें हमने 5 ऐड किया, तो ये संख्या हमें फाइंड आउट हो गई। ओके, वैसे चलिए यहाँ पे हम लोग V को देख लेते हैं। वीक में 1 ऐड कीजिए तो V के बाद W हो गया। M में 2 ऐड करना है तो MNO, तो 2 ऐड किया तो WO हो गया। और 22 में अगर 5 ऐड कर दे तो 27 हो गया। ठीक है, पैटर्न का तो हमें कम्प्लीटली पता चल गया। तो क्यों ना चलिए हम अब जो हमारा क्वेश्चन है उसे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, DS 18। तो D के बाद हम D में +1 अगर ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, +1 ऐड करते हैं D के बाद तो हमारा हो गया E। और S में अगर +2 को ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, तो हमारा S में अगर +2 को ऐड करते हैं हम तो S के बाद T और U तो U हो जाएगा। और 18 में आप +5 ऐड कर दो तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। यानी कि E, U और 23 ऑप्शन में है। E, U और 23, देखिए ऑप्शन नंबर B हमारा करेक्ट है। ओके, तो दोस्तों देखिए अभी ALP टेक्नीशियन और RPF SI इन तीनों के एग्ज़ामों के जो डेट हैं अनाउंस हैं अभी, तो उसमें हमें ये करना है कि रीजनिंग में हमारा पूरा का पूरा है, क्योंकि यही लेवल रहने वाला है रीजनिंग का। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कूट भाषा में पोर्टल को जो है RQTVCL लिखा जाता है और क्वैट को जो है ये लिखा जाता है। तो हमें पूछ रहा है कि इसी पैटर्न पर आधारित कूट भाषा में सिंपल को हम किस प्रकार से डिनोट करने वाले हैं। ओके, तो चलिए पहले हम पैटर्न का पता करते हैं। पोर्टल को एक बार हम लोग फाइंड आउट करते हैं। PORTAL, उससे क्या बनाया हमारा, RQT V C और N। अच्छा,
पी के बाद क्या है, पी से आर, पी क्यू आर प्लस 2 ऐड किया, ठीक है, तो आर आ गया। अच्छा, ओ के बाद देखो, ओ पी ओ के बाद अगर हम देखते हैं तो आप ओ के बाद अगर यहाँ पे हमें कितना ऐड करेंगे तो आएगा, तो एम एन ओ पी और क्यू, यहाँ भी +2 ही ऐड हुआ है। आर के बाद टी, तो आर के बाद अगर टी, आर में +2 ऐड करो तो भी तो टी ही आने वाला है। आर के बाद एस और टी, टी के बाद देखिए हमने फिर +2 ऐड किया, तो टी के बाद यू और वी, +2 ऐड किया, तो ए के बाद सी, और एल में अगर हम +2 ऐड करेंगे तो एल के बाद एम और फिर एन। यानी कि जो ये संख्या है ना, इस संख्या में वो क्या किया है उसने क्वेश्चन के अनुसार कि +2 जो है इस नंबर में, जो ये हमारा अल्फ़ाबेट है, इस अल्फ़ाबेट में 2 ऐड करके देखिए ये संख्या जो है हमें फाइंड आउट हो रही है। ठीक है, तो जब हमें पैटर्न का पता चल गया तो क्यूट को छोड़िए, क्यूट से क्या मतलब है, हम लोग सिंपल को देखते हैं और सीधे इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। ओके, चलिए देखिए, अगर हम सिंपल की बात कर ले, SIMPL और E, सिंपल की बात कर ले तो S में अगर हम +2 को ऐड करें तो क्या हो जाएगा, S में +2 ऐड कीजिए तो हमारा U आने वाला है। I में +2 को ऐड करो अब तो क्या आने वाला है, K आने वाला है। M में +2 को ऐड कीजिए तो क्या आने वाला है, MNO आने वाला है। यहाँ भी +2 ऐड किया अगर P में, P अल्फ़ाबेट में, तो P में अगर हमने ऐड किया तो R आने वाला है। L अल्फ़ाबेट में +2 ऐड और कर दिया तो क्या आएगा हमारा, LMN आएगा, और E में +2 ऐड करो आप तो G आने वाला है। ठीक है, ये G है, ठीक है, G आने वाला है। तो बना हमारा क्या, सिंपल से UKORNG, UKORNG। देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। और एक आप और बात समझिए, हमने तो यहाँ पे समझाने के लिए आपको सॉल्व किया, आपको एग्जाम में इतना सॉल्व ही नहीं करना है। इसके बाद जैसे हमने देखा P में, जैसे हमने देखा कि P में 2 ऐड किया तो R आ गया, वैसे ही अगर S में हम +2 ऐड करें तो U आता है। और U देखिए ऑप्शन में किसी पहले लेटर पे है नहीं है, तो पहला लेटर U जैसे हमने टिक किया और आगे निकल गए, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत क्या है। ओके, चलिए, कह रहा है कि दिए गए शब्दों में से 3 जो है किसी प्रकार से समान है और एक जो है अन्य, वो तीनों से भिन्न है, तो जो बाकियों से अलग है वही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो दिया हुआ है केला, सेब, अंगूर और फूल गोभी। तो दोस्तों केला, सेब और अंगूर फल में आ जाएगा, ये हमारा फ्रूट में आ जाएगा, जबकि गोभी जो है हमारा वेजिटेबल में आएगी। ठीक है, फूल गोभी जो है वेजिटेबल में आएगी। यानी कि जो ये हमारा फूल गोभी है ना यहाँ से, तो फूल गोभी हमारा जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ओके, देखिए ये शिफ्ट में आया हुआ है किसी न किसी शिफ्ट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित पैटर्न का अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक के स्थान पर आ सकती है। ठीक है, हमें यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे आप समझिए ये क्या कह रहा है हमसे कि जैसे कि 15, 18 और 12, 18, 99 और 15, 17 और 120। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे हमें 17 और 20 के बाद फाइंड आउट करना है, यानी कि 15, 18 और 12 ऐसे ही संख्या बनी होगी। तो चलिए इसका हम पैटर्न देखते हैं। देखिए 15 से बनाया है 18, इसे कैसे हम लोग करेंगे, तो 15 से अगर 81 की बात करें, 15 से 81 है और 12 है। तो दोस्तों अगर हम लोग 15 में, देखिए 15 से 18, 81 बना है और 12 है। 15 में अगर हम लोग 12 को ऐड करें तो कितना होगा, 15 में अगर हम 12 ऐड करते तो हमारा होगा कितना, 27। और वही अगर हम 15 में से 12 को माइनस करते तो हमारा क्या होगा, तो हमारा होगा 3 होगा ना जी। 15 में 12 ऐड किया तो 27 हुआ, 15 में 12 को माइनस किया तो 3 हुआ, और 27 इंटू 3 किया तो कितना हो गया, 81 हो गया। यानी कि एक बार जो संख्या है पहली और दूसरी, उसको एक बार एडिशन है, उसके बाद उसका सब्ट्रैक्शन है, और उसके बाद जो उसमें मल्टीप्लाई हो गया है तो 81 हो गया। उसी तरह अगर आप देख लो 18 और 15, 18 और 15 को अगर हम ऐड करें तो 33 होगा, और उसमें से 18 में से 15 अगर यहाँ पे जो संख्या है अगर माइनस करें तो कितना होगा, 3 होगा, और दोनों का मल्टीप्लाई 99 होने वाला है।
ठीक है, ये तो आपको समझ में आया। अब हमें क्या करना है कि हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए तो हम उसको देखते हैं। 17, 20, 120 और यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क है। अब 17 से और जो संख्या लुप्त है उससे हमें 120 बनाना है। ऑप्शन का हम लोग सहारा लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि जैसे 13 यहाँ पे दिया हुआ है तो 17 में और कोई संख्या अगर हम 9 जोड़े तो या 16 जोड़े या 11 जोड़े तो 120 नहीं बनेगा। आप 17 जैसे यहाँ पे कर रहे थे, क्योंकि मैं आपको अच्छे से क्लियर करके यहाँ पे समझा देता हूँ। अगर हम 17 है यहाँ, 17 में अगर हम 13 को ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 17 में आप 13 ऐड करो तो कितना हो गया? 30 हो गया। और वही 17 में से -13 करो अब तो कितना हो गया? 4 हो गया। और दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया? 120 हो गया। अब देखो यहाँ पे 120 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए अगला जो है हमारा डायरेक्शन का क्वेश्चन है। और इस प्रकार के क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो है हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, तो चलिए इसको करते हैं। कह रहा है कि पीटर अपने घर से प्रस्थान करता है और उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। ठीक है, पीटर अपने घर से प्रस्थान करता है और उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। यहाँ पे जगह है तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करके यहाँ पे नहीं, चलो आप लोग को यहाँ पे देखते हैं, नहीं होगा तो फिर आगे बढ़ा जाएगा। पीटर जो है अपने घर से प्रस्थान करता है। पीटर जो है अपने घर से प्रस्थान किया यहाँ से, यहाँ उसका यहाँ पे घर है उसका, और 10 मीटर चलता है। हमने पीटर को 10 मीटर चला दिए, 10 मीटर चलता है और फिर दाएं मुड़ता है। ठीक है, पीटर दाएं, देखिए यहाँ पे दाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है। ठीक है, दाएं पीटर मुड़ा और 36 मीटर चला। पहले तो ऐसे चला, अब दाएं मुड़ा और 36 मीटर चला। ठीक है, और वो फिर बाएं मुड़ता है। ठीक है, फिर वो बाएं मुड़ा, पीटर बाएं मुड़ाया और कितना चलता है? बाएं मुड़ के 5 मीटर चलता है। तो बाएं का मतलब कि ऐसे फिर जाएगा, बाएं मुड़ा और 5 मीटर चलता है। अब वो फिर से बाएं मुड़ता है, तो फिर से बाएं दोस्तों मुड़ेगा तो इस डायरेक्शन में मुड़ेगा और 25 मीटर चलता है। ओके, यानी कि ये 36 चला हुआ है तो 25 मीटर, इससे तो कुछ कम ही चलेगा। तो चलिए यहाँ तक चला, वो यहाँ तक आया और कितना चला है? 25 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ा इधर की तरफ और 25 मीटर चला। ठीक है, 25 मीटर चलता है और यहाँ पे वो रुक जाता है। ओके, रुक गया। यहाँ पे जहाँ वह खड़ा है वहाँ से ठीक 15 मीटर दक्षिण में एक खंभा स्थापित है। तो देखिए ये टोटल 15 मीटर का मतलब कि 5 मीटर का ये और 10 मीटर का ये, यानी कि नीचे, तो यहाँ पे 15 मीटर नीचे इसके एक खंभा स्थापित है, यानी कि यहाँ पे एक खंभा इसका स्थापित है। ओके, ठीक है, इस जगह पे एक खंभा स्थापित है ऊपर से नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ 15 मीटर। तो ये जो टोटल एरिया है यहाँ से, ये 5 मीटर का तो ये हो गया और ये 10 मीटर का ये एरिया हमारा होता है। तो 15 मीटर, यानी कि जो लास्ट वाला उसका पोजीशन था वहाँ से नीचे 15 मीटर जो है वो जो है एक खंभा स्थापित है। कह रहा है कि उसका घर उस खंभे से कितनी दूर है, यानी कि घर से चलना प्रारंभ यहाँ किया था, खंभा यहाँ पे है। तो आप देखो ये 25 मीटर है और ये वाला जो एरिया टोटल है 36 का है, यानी कि इतना तो 25 मीटर है, जो बाकी ये बचा ये 11 मीटर होगा ना जी, क्योंकि टोटल 36 से ये 25 माइनस हो जाएगा तो 11 मीटर। तो 11 मीटर की दूरी पे उसका यहाँ से यहाँ पे घर है, यहाँ से घर की दूरी 11 मीटर हो जाएगी। और किस दिशा में है? तो इस दिशा में है तो पश्चिम की तरफ होगा, यानी कि 11 मीटर पश्चिम, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, समझ में आया आपको? ओके, चलिए देखिए इसी रफ कार्य के लिए ये पेज एक्स्ट्रा से लिया हुआ था। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जो भानु है, रिलेशनशिप का, ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन है। अच्छा मज़ेदार क्वेश्चन है, चलिए इसे सॉल्व करने की प्रयास करते हैं। भानु जो है वो चिराग की बहन है। भानु, अच्छा भानु को हम लोग भी से डिनोट करते हैं। भानु जो है वो कौन है? भानु जो है वो चिराग की बहन है। चिराग की बहन है भानु। ओके, तो चिराग की जब बहन है तो भानु जो है वो माइनस साइन हो जाएगा क्योंकि बहन है। अच्छा ठीक है, आर्यन जो है वो भानु का पिता है। आर्यन
भानु के पिता कौन है? आर्यन, यानी कि ए पॉजिटिव हो जाएंगे क्योंकि ये मर्द है। ठीक है। चिराग जो है वो दीवान का भाई है। चिराग किसका भाई है? तो चिराग जो है वो दीवान का भाई है। तो चिराग दीवान का जब भाई है तो प्लस हो गया। दीवान जो है वो ईसा का पति है। अच्छा, दीवान जो है वो ईसा का पति है। तो ईसा का पति है तो ये पॉजिटिव हो गया, ये माइनस साइन इन पे आ जाएगा। अब कह रहे हैं कि ईसा आर्यन से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए, आर्यन की ये बेटी है, ये पुत्र है, और ये पुत्र है, और ये पुत्र की बहू है। तो आर्यन की ये क्या हो जाएंगी? तो आर्यन की ये पुत्र वधू हो जाएंगी, यानी कि बहू हो जाएंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट है दोस्तों। ठीक है। देखिए दोस्तों, आप विश्वास मान के चलो, सेम टू सेम इसी टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में हमसे पूछे जाएंगे। पैटर्न का लेवल जो है यही रहने वाला है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहे कि दिए गए समीकरणों को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए? अच्छा ठीक है, बदल के देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, इसको तो फिर ऑप्शन वाइज चेक करें हम लोग। अच्छा चलिए, हम लोग पहले 20 से एक बार चेक करके देखते हैं। 7 × 3। अच्छा, यहाँ पे बदलना है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए 7 × 3। एक चीज़ यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे बदलना है 5 और 3 को। तो यहाँ पे जब 7 × 3 है तो 7 × 5 हो गया, -98 भागा हमारा हुआ 14, प्लस 5 की जगह फिर 3 हो जाएगा, और हमें फाइंड आउट करना है 31। ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखो आप, तो इसको हमने सॉल्व किया तो 35 हो गया, -98 भागा 14 है, तो 14 में 98 से आप भाग दोगे तो -7 हो जाएगा। 14 7 98 होता है, ये इससे 7 बार में कट गया, और प्लस 3 यहाँ पे हो जाएगा, बराबर कितना हुआ हमारा? 31 हुआ। ठीक है। तो आप देखो 35 और 3 कितना होता है? 35 और 3 को ऐड कर तो 38 हो जाएगा। 38 में से -7 कर दो तो 31 होगा। ये देखिए फुलफ़िल कर रहा है हमारे जो हमारा आंसर है, जो हमारा ये क्वेश्चन है उसको फुलफ़िल कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी देखिए यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है। तो फिर दूसरे को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वेन आर का क्वेश्चन है, इसमें हमें बहनें, माताएं और अध्यापिका के बीच में जो है वो रिलेशन को फाइंड आउट करना है। बहन, माताएं और अध्यापिका के बीच में हमें रिलेशन को फाइंड आउट करना है। ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। अब यहाँ पे आप समझो, जो बहनें होंगी, जो बहनें हैं वो कभी ना कभी माताएं तो बनेंगी ही, और जो बहनें और माताएं हैं ये दोनों अध्यापिकाएं भी तो हो सकती हैं। तो ऐसा जो बनेगा वेन डायग्राम वो हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि एक दूसरे का संबंध इसमें इनमें सबका संबंध एक दूसरे से। बहनें और बहनें जो हैं वो कभी ना कभी माताएं बनेंगी, और बहनें और माताएं दोनों जो है वो अध्यापिका बन सकती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है, देखिए SSC CHSL टायर 1 में आया हुआ हमारा क्वेश्चन है। चलिए हम इसको करते हैं, देखते हैं। कह रहे कि दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विभिन्न खंडों की संख्या व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है। कितने लोग शिक्षित और धनवान हैं लेकिन प्रसिद्ध नहीं है? हमें यही फाइंड आउट करना है कि कितने लोग यहाँ पे शिक्षित और धनवान हैं लेकिन जो है वो प्रसिद्ध नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखिए शिक्षित की बात देखिए हम लोग, देखिए ये शिक्षित है, और अगर धनवान की बात देखो, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, तो ये धनवान है। तो शिक्षित का एरिया और धनवान का एरिया, तो शिक्षित और धनवान में कॉमन क्या है? शिक्षित और धनवान में तो है ये 3 वाला जो हिस्सा है आपका वही कॉमन है, जबकि जो एक आएगा ना वो प्रसिद्ध में आ जाएगा। तो कह रहा है कि कितने लोग हैं जो कि शिक्षित और धनवान लेकिन प्रसिद्ध नहीं है, तो ये वाला जो हिस्सा है ना वही शिक्षित और धनवान के बीच का है। अगर हम एक वाला लेते इसको लेंगे तो ये तो प्रसिद्ध में भी आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सी आंसर। ठीक है दोस्तों, ओके।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिलॉक्स का क्वेश्चन है ये, कह रहा है कि सभी पक्षी जो हैं, जितनी पक्षियां हैं, देखिए सभी पक्षी जो हैं वो क्या हैं, गाय हैं यानी कि काऊ हैं, और कुछ गाय जो हैं क्या हैं, वो डॉग हैं, कुत्ते हैं। सभी पक्षियां काऊ हैं और सभी गायें जो है वो डॉग हैं। ठीक है, अभी हमारा देखिए डायग्राम बनके तैयार है। अब हम इसका निष्कर्ष देखते हैं। कुछ कुत्ते पक्षी हैं, कुछ कुत्ते पक्षी हैं। अब डायग्राम में संबंध अगर देखो तो कुत्ते का संबंध जो है वो काऊ से, गाय से है, लेकिन पक्षी के बारे में तो कुछ कहा भी नहीं गया है और संबंध भी नहीं आ रहा है। तो ये तो सीधी सी बात है, गलत हो जाएगा, क्योंकि डायग्राम में भी दोनों के बीच में कोई संपर्क नहीं है। और कह रहे हैं कि कुछ गाय जो हैं वो पक्षी हैं, तो कुछ गाय जो है पक्षी हैं। हाँ, कुछ गाय जो हैं वो पक्षी हैं, बिल्कुल बिल्कुल कुछ गाय जो हैं वो पक्षी हैं। देखिए क्योंकि गाय और पक्षी एक दूसरे के हिस्से में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 कहाँ पे है? अब हाँ, ओनली केवल 2 निष्कर्ष पालन करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट आंसर है, एक गलत है और दूसरा सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 7 मित्र हैं दोस्तों। ठीक है, इनको हमें फाइंड आउट करना है कि 7 मित्र हैं, MNOPQR और S। ठीक है, ये 7 मित्र हैं। ये कह रहा है कि प्रत्येक ने पहले सेमेस्टर परीक्षा में भिन्न भिन्न अंक प्राप्त किए हैं। केवल 2 व्यक्तियों के अंक, अब देखिए क्वेश्चन शुरू होता है, कह रहा है कि केवल 2 व्यक्तियों के जो अंक हैं वो Q से अधिक हैं। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, केवल 2 व्यक्ति हैं, Q है, केवल 2 व्यक्तियों के अंक जो हैं वो Q से अधिक है। अच्छा, Q के बाद केवल 2 व्यक्तियों के अंक जो हैं वो Q से अधिक है। अच्छा ठीक है, कह रहा है यहाँ पे कि P के जो अंक हैं वो Q से अधिक हैं, किंतु O से कम है। जो P के अंक हैं, कह रहा है यहाँ पे कि जो P के अंक हैं, P के जो अंक हैं वो Q से अधिक हैं, लेकिन O से कम है। अच्छा, ये हमारा एक हुआ। ओके, अब कह रहा है O से कम है, यहाँ तक हो गया हमारा। कह रहा है कि M के अंक R से अधिक है किंतु S से कम है। अच्छा, इसको भी देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि M के जो अंक हैं वो R से अधिक तो हैं लेकिन S से कम है। ये 2 हमें कंडीशन मिला। ओके, 3 कंडीशन मिल गया। R से कम, केवल 3 छात्रों के अंक जो हैं वो S से अधिक हैं। केवल 3 छात्रों के जो अंक हैं वो S से अधिक हैं। 3 छात्रों के जो अंक होंगे वो S से अधिक होंगे। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है? आगे देख कह रहा है कि N के अंक सबसे कम है इसमें, और N के अंक जो हैं, जो N का अंक है, N जो है वो सबसे कम है, यानी कि N जो है हमारा यहाँ पे लास्ट में है। हमने सब कुछ यहाँ पे जितने भी कंडीशन हो सकते थे वो सबको यहाँ पे रख लिया। अब चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। Q से केवल 3 लोग अधिक हैं, Q से 3 लोग अधिक हैं, तो Q से जब 3 लोग अधिक हैं दोस्तों, तो हमने एक चीज़ यहाँ पे देखा है। देखिए Q से पहले P है यहाँ पे और O है। ठीक है, यानी ये वाला हिस्सा तो हमारा फुलफिल हो गया। तो जब ये वाला हिस्सा फुलफिल हो गया तो चलिए इसे डिलीट करते हैं हम लोग और आगे देखते हैं। अब क्या कह रहा है कि S से 3 लोग अधिक हैं, S से पहले सिर्फ 3 लोग हैं। तो अगर हम S यहाँ पे ऐड कर दे Q के बाद तो 3 लोग तो हो ही जाएंगे, 1 2 3। तो यहाँ पे ऐड कीजिए आप S, इसको आप डिलीट करो क्योंकि ये भी हमारा काम ख़त्म कर दिया। ये भी S हो गया, M हो गया और R हो गया, यानी कि टोटल कितने लोग हो गए? तो 3 यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए, 6 हो गए। और कह रहा है कि N लास्ट में, यानी सबसे कम नंबर है तो N लास्ट में हो गया। यानी कि ये भी हमारा जो क्राइटेरिया है ये भी फुलफिल हो गया। यानी कि हमारा बना O, कैसे बना हमारा? देखिए बना हमारा O P Q S M R और N। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे। क्वेश्चन में पूछा है कि कितने छात्रों के अंक P और R के मध्य में हैं। तो P और R के मध्य में कितने छात्रों के अंक है दोस्तों? तो 1 2 और 3 छात्रों के अंक जो हैं और P और R के मध्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर C से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं हम।
कह रहा है, पहले इसको समझिए, कह रहा है हमसे कि 7 संख्याएं हैं, जो ये 7 संख्या नहीं, यदि 7 मई सन 2000 को रविवार है तो 15 जुलाई 2010 को कौन सा सप्ताह का वो दिन होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। कह रहा है कि 7 मई 2000 को कौन सा दिन है, 7 मई 2000 को हमारा रविवार है, यानी कि 7 मई 2000 को रविवार है। अब देखिए कैसे करना है, आप इसके पैटर्नों को समझिएगा। 8 मई 2001 को कौन सा दिन होगा, तो 8 मई 2001, जो 2001 है वो लीप वर्ष तो नहीं है, क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि जब लीप वर्ष नहीं होता है तो सिर्फ एक दिन ऐड एक्स्ट्रा कर देते हैं। तो रविवार था तो क्या हो जाएगा इस दिन, सोमवार हो गया, सोमवार हो गया दोस्तों। उसी तरह 7 मई होगा। उसी तरह 7 मई 2002 को कौन सा दिन होगा, तो सोमवार, 2002 भी लीप वर्ष नहीं है तो उसमें ऐड कर देंगे तो हमारा मंगलवार हो जाएगा। उसी तरह 7 मई 2003 को कौन सा दिन हो जाएगा, 7 मई 2003 को अगर देख लो तो मंगलवार के बाद एक दिन और ऐड करेंगे तो बुधवार हो गया हमारा। उसी तरह 2004 को 7 मई को कौन सा दिन हो जाएगा, क्योंकि 2004 अब लीप वर्ष में आ रहा है तो यहाँ पे 2 अंक हम और मतलब कि 2 डेज एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो बुधवार है तो बृहस्पतिवार और शुक्रवार हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे 2 ऐड करेंगे क्योंकि लीप ईयर है। ठीक है, 2004 हो गया। अगर 2005 की बात करें, 7 मई 2005 को, तो फिर शुक्रवार के बाद ये शनिवार आएगा। फिर 2006 की बात करें तो रविवार आएगा। फिर 2007 की बात करें तो ये सोमवार फिर आ गया। ठीक है, 2008 की बात करें 2008 देखिए, फिर 2008 आया, लीप वर्ष बनेगा तो सोमवार, मंगलवार, फिर 2 ऐड करेंगे तो बुधवार हो गया। 2009 की बात कर ले हम तो बुधवार के बाद क्या हो जाएगा हमारा, गुरुवार हो गया। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि 2010, तो 7 मई 2010 को बात करें तो क्या होगा, 7 मई 2010 7 मई 2009 को गुरुवार था तो यहाँ पे कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा। 7 मई 2010 को शुक्रवार होगा। हमें पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है 15 जुलाई 2010। जब 15 जुलाई 2010 पूछ रहा है ना, तो हमें करना क्या है, तो हमें क्या करना है, देखिए उस दिन कौन सा दिन हो जाएगा, हम शुक्रवार में 6 दिन और अगर हम ऐड यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो कितना, कौन सा दिन हो जाएगा, तो हमारा गुरुवार हो जाएगा। ठीक है, गुरुवार हो गया, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को निरूपित करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में लिखे जाते हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट का जो सही ऑर्डर है उस ऑर्डर में हमें इसे लिखना हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। रिफाइन है, रिफ्लेक्ट है, रेफरेंडम है, रिफिल है और रिफाइनरी है। तो अगर अल्फ़ाबेट की बात करें तो देखिए REF तो सब में कॉमन ही है। REF अगर सब में कॉमन है तो देखिए ILEI और I, तो E यहाँ पे सबसे पहले आएगा, यानी कि तीसरा नंबर जो है वो पहले हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेफरेंडम REF के बाद यहाँ पे E हुआ है। अब देखिए REF के बाद अब बचता क्या है हमारे पास, L तो होगा नहीं क्योंकि इससे पहले I है, ये वाला तो हमारा हो गया 3 नंबर। अब देखिए F के बाद I है, F के बाद I है, F के बाद I है, लेकिन N है, F के बाद I के बाद N है, यहाँ पे I के बाद L है, I के बाद N है, तो चौथा हो जाएगा क्योंकि I के बाद L है वो पहले आएगा N से, तो हमारा चौथा हो गया, 3 के बाद चौथा हो गया। अगर चौथे के बाद बात करें तो देखते हैं कि I के बाद NE है और NERY है, तो पहला हमारा हो जाएगा। पहले के बाद सीधी सी बात है 5वां होगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे NER है,
तो 5वां हो गया, और बात करें तो फिर लास्ट में बचा हमारा जो वो दूसरा हो गया। तो अंग्रेजी शब्दकोश की अगर बात करें तो 3, 4, 1, 5 और 2 जो हमारा ये सही ऑर्डर होगा 3, 4, 1, 5 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि एब्सोल्यूट के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान जो है अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, एब्सोल्यूट लिखते हैं हम लोग। एब्सोल्यूट है। अब कह रहा है कि जो एब्सोल्यूट है ना, इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हमें लिख देना है। तो देखना है कि कितने अक्षरों के स्थान जो है अपरिवर्तित है। अब भाई ए की जगह पे तो ए आएगा ही, बी की जगह पे बी है, क्योंकि अल्फ़ाबेट का तो ये ऑर्डर होगा। अब ए बी के बाद देखिए अब ई आ जाएगा। ई के बाद क्या आ जाएगा, ई के बाद बात करें तो ई के बाद एल आ गया, एल के बाद एल एम एन ओ हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ओ के बाद बचा क्या, एस है। हाँ, तो एस हो गया। उसके बाद हमारा टी हो गया और लास्ट में यू हो गया। अब देखिए कितनों के स्थान अपरिवर्तित हैं, तो ए का स्थान ई का अपरिवर्तित है, फिर बी का अपरिवर्तित है और फिर टी का अपरिवर्तित है, यानी कि 3 स्थान अपरिवर्तित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि पी से यू तक अक्षर अंकित हैं, दर्शाई गई यू दर्शाने वाले फलक की विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा। ओके, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ पे कॉमन ढूंढते हैं। तो कॉमन की बात करें तो 2 कॉमन है यार यहाँ पे। तो देखो आप, पी क्या कॉमन है, पी, और ये पी कॉमन है, और एस भी कॉमन है। यहाँ देखिए, यहाँ पे एस कॉमन है तो एस भी हो गया। जो कॉमन होता है उसके नीचे कॉमन वाले अंक को उतार देते हैं, और जो बचा अब उसको देखते हैं। बचा क्या हमारा यू, तो भाई यू के बदले आर, यानी यू के अपोजिट में आर हो जाएगा। यू दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा, तो आर आएगा। आर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कह रहे उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में दर्शाता है। तो चलिए इसको हम लोग कर देते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले आता क्या है तार्किक क्रम में, पहले आएगा पैर की उंगली, यानी कि 5वां नंबर। ठीक है, और पैर की उंगली से अगर हम आगे बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो पैर की उंगली के बाद सीधी सी बात है हमारा आएगा घुटना। घुटना आएगा ना जी, पैर की उंगली के बाद घुटना, घुटना के बाद हमारी जांघ आएंगी। हाँ, जांघ आएगी। जांघ के बाद हमारा कमर आएगा, यानी कि 5, 3, 1, 5, 3, 1 मिल गया जी। देखो आप यहाँ पे डी। हाँ, उसके बाद 6 आया, उसके बाद गर्दन होगा, फिर सिर होगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें क्या है, इसको तुरंत करिए और आगे निकलिए। ठीक है, अगला कह रहा है हमसे कि यदि P का अर्थ प्लस Q का अर्थ माइनस R का अर्थ भागा S का अर्थ गुणा हो तो R 11, R 33, S 11, P 4 का हमें क्या अंक निकलेगा, इसे फाइंड आउट करना। चलिए सॉल्व करते हैं। 11, R का अर्थ क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए R का अर्थ है भागा। ठीक है, हमने भागा किया। 33 हुआ, कैसे भाया, हाँ ठीक है, चलो 33 है। एस का अर्थ है गुणा 11। पी का अर्थ क्या है यहाँ पे, एस का अर्थ है 11 और पी कहाँ है, हाँ पी का अर्थ है प्लस 4। अब इसे सॉल्व करना अब हमें। तो 11 भागा, ऐसे आप सॉल्व करना। आर का अर्थ है भागा और 11 भागा में है, तो 11 भागा 33 गुणे 11 और प्लस 4, 11 तिया 33 हुआ और 11/3 और प्लस 4। अगर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो आप देखो यहाँ पे 3 अगर एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे तो 33 हो गया और ये 3 बार में ये 12 हो गया, तो 33 और 12, फिर तो ये तो ऑप्शन में नहीं है। कहाँ गलत हो रहा है भाई। अच्छा रुकिए देखते हैं इसको, परेशान ना होइए, हो सकता है कहीं हमसे मिस्टेक हो रहा हो।
अच्छा ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं एक बार। देखिए 11R33S11P4, तो यहाँ पे जो R का अर्थ है, क्या कह रहा है, R का अर्थ क्या है, R का अर्थ है भागा, ठीक है, 11/33 हमने कर दिया। S का अर्थ क्या है, तो S का अर्थ है गुणा, और उसके बाद 11, ठीक ही है, 11 के बाद P है, तो P का अर्थ है हमारा प्लस और 4। तो गलत कहाँ हो रहा है, 11 भागा, अच्छा 3 6 3 प्लस 4, ये कैसे गलत हो गया, क्योंकि अगर आप देखो, आप खुद यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करिए, हम लोग जैसे कर रहे हैं इसे, क्योंकि 11/33 इंटू 11 हो रहा है ना जी, 11/33 इंटू 11 और प्लस 4, 11 से हमने मल्टीप्लाई किया, काटा ऐसे 3 बार में गया, 11 3 33, तो 11/3 और प्लस 4, अगर इसे सॉल्व करने की हम कोशिश करें तो 11 होगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 12 हो गया, और बट्टे 3, तो 11 और 12 कितना हो जाएगा, 23/3, ठीक है जी। हाँ चलिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, ठीक है, हमसे गलती हुआ, सॉरी, ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा 23/3। ओके ठीक है, ओके ठीक है दोस्तों। देखिए जो क्वेश्चन थे यहाँ पे कंप्लीट हुए दोस्तों। देखिए जो भी आज के इम्पोर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन थे, उन सबको हमने बारी बारी से डिस्कस किया आपके सामने। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल बाय विकास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के ग्रुप में इसे ज़रूर एक बार शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, ओके बाय।